हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजंस रिलेटेड विद प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। लास्ट वीडियो में जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना है तो वहाँ पर आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। उन्हीं स्टेप से रिलेटेड, उसी प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके मेंशन है सेक्शन नंबर 25 में। इस डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करने से पहले एक चीज़ जो मैं रेक्टिफाई करवाना चाहूँगी अपने लास्ट वीडियो की, ये जो आपका प्रोसीजर था रजिस्ट्रेशन का वो सेक्शन 25 में ही मेंशन है, सेक्शन 26 में नहीं। जो आपके प्रोविजंस हैं वो भी सेक्शन 25 में है और जो आपका प्रोसीजर है वो भी सेक्शन 25 में लिखा हुआ है। अब अपने प्रोविजंस को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है आपका टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर अपने आप को करवाना चाहते हो तो आपके पास कितना टाइम होता है। तो देखो, नॉर्मल केसेस में, पहले एक मिनट, टाइम लिमिट फॉर अप्लाई, तो नॉर्मल केसेस में तो एक टैक्स पेयर के पास टाइम होता है कि जिस दिन वो लायबल हुआ कि वो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाए, कि उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर उसे जीएसटी के लिए अप्लाई करना होता है। यानी नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए तो ये टाइम है 30 डेज़ का है। और अगर हम बात करें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो हमने पहले भी बात की थी, वो पर्सन जो क्या कर रहा है, किसी जगह पर नॉर्मली उसका बिजनेस नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर बिजनेस करने वाला है, या फिर कोई एनआरआई है, यानी कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है जो क्या है, टैक्सेबल चीज़ की सप्लाई कर रहा है और उसे जीएसटी में रजिस्टर होना है, तो उस केस में जिस दिन वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा उस दिन के ठीक 5 दिन पहले, एटलीस्ट 5 डेज पहले उसे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी नॉर्मल केस में जिस दिन वो लायबल हुआ अपने आप को कि उसे रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा, तो उस लायबल होने के 30 दिन के अंदर अंदर, और अगर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या एनआरआई टैक्सेबल पर्सन है तो बिजनेस कमेंस करने के 5 दिन पहले उसे अप्लाई करना पड़ेगा जीएसटी के लिए। सेकंड है प्लेस टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कि वो किस जगह पर, किस प्लेस पर क्या करेगा, जीएसटी के लिए अप्लाई करेगा। तो जनरली बात अगर हम करें, यानी नॉर्मल केस में तो जहाँ पर वो टैक्स पे करने वाला है, यानी जिस पर्टिकुलर स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में वो रजिस्टर होने वाला है, जिस स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का वो जीएसटी नंबर ले रहा है, जहाँ पर वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, ठीक उसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में उसे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर क्या है, वो जो सप्लाई कर रहा है वो टेरिटोरियल वाटर में कर रहा है, यानी पानी में कर रहा है, तो जो टेरिटोरियल वाटर है, यानी जो जगह है जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो समुद्र होता है, तो उस केस में जो भी आपकी नियरेस्ट बेस लाइन होगी, यानी जो उसके सबसे पास वाली कोस्टल स्टेट या कोस्टल यूनियन टेरिटरी होगी, उससे सटी हुई, उससे जुड़ी हुई कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी होगी, उसमें जो नियरेस्ट बेस लाइन स्टेट होगी, यानी जहाँ पर जो पर्टिकुलर टैक्सेबल टेरिटरी वहाँ से सबसे नज़दीक होगी, ठीक उसी जगह पे उसे अप्लाई करना पड़ेगा। यानी नॉर्मल केसेस में जहाँ का उसे रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए उसी स्टेट में अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर वो टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई करता है तो उस केस में जो भी कोस्टल स्टेट होगा, वहाँ से सबसे नज़दीक स्टेट होगा जो टैक्सेबल टेरिटरी में आता होगा, ठीक उसी जगह पर उसे अप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड है रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस वर्टिकल। ये आपका सेक्शन 25 के सब सेक्शन 1 में स्पेसिफाई था और ये सब सेक्शन 2 में। ये कह रहे हैं कि अगर क्या है, आपके बिजनेस वर्टिकल है, यानी जो पूरा बिजनेस है, उसके लिए आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो देखो, नॉर्मल केस में तो सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, यानी आप एक स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी में एक रजिस्ट्रेशन
नंबर लोगे अपने बिजनेस के लिए। लेकिन अगर एक किसी का बिजनेस बड़ा है, वो एक से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है, तो उस केस में वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेगा, यानी हर पर्टिकुलर स्टेट यूनियन टेरिटरी जहाँ पर वो सप्लाई करने वाला है वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर वो लेगा। इसके साथ साथ अगर किसी का बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो यानी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों को सप्लाई करता है, डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, तो वो सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में भी डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकता है। यानी नॉर्मल केसेस में एक पर्सन एक रजिस्ट्रेशन लेता है, बट अगर उसका बिजनेस बड़ा है तो यानी वो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में वर्क कर रहा है, उस केस में भी वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकता है। या फिर वो उसका बिजनेस यूनिट्स मल्टीपल है एक ही स्टेट में, तो वो हर के लिए भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता है। यानी एक पर्सन सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है और वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है। फोर्थ प्रोविज़न है उसके बाद, ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन एज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। ये क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन जिसके पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, यानी उसने एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर लिए हुए हैं, तो वो हर पर्सन क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट माना जाएगा। यानी अगर एक पर्सन है उसने क्या किया हुआ है, मान लो 4 रजिस्ट्रेशन नंबर लिए हुए हैं, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए दूसरे रजिस्ट्रेशन, यानी जो सप्लाई वो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर से करेगा, जो वो दूसरी से करेगा, दोनों मानी जाएगी कि डिफरेंट पर्सन्स ने की है। यानी अगर क्या है, सेम पैन नंबर के अंदर एक पर्सन क्या करता है, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लेता है, तो जीएसटी के पर्पज से वो क्या किया जाता है, अलग अलग पर्सन ट्रीट किया जाता है। यानी जैसे मान लो एक आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है और एक मैंने लिया है, ठीक है, तो हम दोनों क्या हैं, अलग अलग पर्सन ट्रीट, हम दोनों अलग अलग पर्सन हैं, यानी जीएसटी के पर्पज से आप अलग हो, मैं अलग हूँ। लेकिन अगर एक ही पर्सन ने, मान लो मैंने ही 4 रजिस्ट्रेशन नंबर लिए हैं, तो मैं चारों रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अलग अलग मानी जाऊंगी, कि जैसे अलग अलग पर्सन ने लिए हों ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसे ही प्रोविजंस मेरे ऊपर अप्लाई होंगे। फिफ्थ है आपका obtaining registration in a state or union territory in respect of another establishment। ये क्या कह रहे हैं कि अगर क्या है, आपने क्या किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है किसी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, और आपकी क्या है, कोई और इस्टेब्लिशमेंट है किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, यानी आपकी एक इस्टेब्लिशमेंट थी जिसके लिए आपने क्या कर लिया, उस स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया। अब कोई और दूसरा स्टेट है जिसमें आपकी एक और इस्टेब्लिशमेंट है तो वो मेरी ही जगह, मेरा ही बिजनेस है वहाँ पर भी, स्टिल जीएसटी के पर्पस से वो माना जाएगा कि किसी डिस्टिंक्ट पर्सन का है। यानी चाहे उन्हें पता है कि वो आपका है, लेकिन आप अगर वहाँ पर उसको सप्लाई करते हो तो वो सप्लाई ऐसे ही ट्रीट होगी जैसे आपने किसी और पर्सन को की है। यानी अगर आपने एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो आपकी बाकी सारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो बाकी जगह है दूसरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जहाँ का आप रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है, वहाँ पर आप कुछ भी सप्लाई करोगे तो वो ऐसे ही सप्लाई ट्रीट होगी जैसे आपने किसी बाहर वाले पर्सन को की हो। और जो ये प्रोविज़न है वो आपका मेंशन है सेक्शन 25 के सब सेक्शन 5 में। सिक्स्थ है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ पैन नंबर, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। ये स्पेसिफाई है आपकी सेक्शन 25 के सब सेक्शन 6 में। ये क्या कहते हैं कि देखो, अगर आपको जीएसटी में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास पैन नंबर होना ज़रूरी है। यानी नॉर्मल केसेस में आपके पास पैन नंबर की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, लेकिन अगर आप क्या करने वाले हो,
टीडीएस कट करते हो या टीसीएस कलेक्ट करते हो तो उस केस में आप क्या है अपने टैक्स डिडक्टर नंबर या टैक्स कलेक्शन नंबर का यूज़ भी कर सकते हो, आपको पैन नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। यानी नॉर्मल केसेस में पैन होना कंपलसरी है, बट अगर आप जीएसटी में अप्लाई कर रहे हो क्योंकि आप टीडीएस काटते हो या टीसीएस कलेक्ट करते हो तो उस केस में आपके पास पैन नंबर का होना कंपलसरी नहीं है, आप बिना पैन नंबर के भी जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकोगे। 7th है इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी अगर आपका कोई एनआरआई टैक्सेबल पर्सन है तो उसे क्या उसके रिगार्डिंग प्रोविज़न की हम बात कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वो मेंशन है सेक्शन 25 के सब सेक्शन 7 में। और ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर एक एनआरआई पर्सन को क्या करना है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या करेगा, एप्लीकेशन को सबमिट करेगा और उस एप्लीकेशन के साथ साथ वो सबमिट करवाएगा अपना पासपोर्ट और साथ में करेगा अपनी सिग्नेचर। यानी एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेगा अपनी एप्लीकेशन अलोंग विद वैलिड पासपोर्ट जो कि ड्यूली साइन होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन को वो सबमिट करेगा इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन 09 फॉर्म में। और जो भी ये इन्फॉर्मेशन वो देगा इस फॉर्म में वो उसे देनी पड़ेगी जिस दिन वो बिज़नेस को कमेंस करने वाला है उससे एटलीस्ट 5 डेज़ पहले। यानी एक एनआरआई को अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो बिज़नेस स्टार्ट करने के एटलीस्ट 5 दिन पहले वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म 09 के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेगा, साथ में सिग्नेचर करेगा और अपने पासपोर्ट को भी सबमिट करवाएगा, तभी वो क्या कर सकता है, एलिजिबल हो सकता है जीएसटी नंबर के लिए। नेक्स्ट है सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन। सुयो मोटो का मतलब होता है अपने आप रजिस्ट्रेशन मिल जाना या फिर कह सकते हो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, यानी आपने जीएसटी के लिए अप्लाई नहीं किया है, प्रॉपर ऑफिसर ने जो सही ऑफिसर है इस काम के लिए उसने क्या कर दिया है, आपको अपने आप ही जीएसटी में रजिस्टर करवा दिया है। यानी अगर कोई पर्सन क्या है वैलिड रीज़न की वजह से सीजीएसटी एक्ट के अंदर यानी किसी भी रीज़न से जो वैलिड अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है और वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाने से, तो ऐसे में प्रॉपर ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, उसके खिलाफ कोई भी गलत एक्शन लिए बिना उसको सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकता है, यानी अपनी तरफ से उसे जीएसटी में रजिस्टर कर सकता है। अगर क्या है किसी भी पर्सन को सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन दिया जाता है यानी वो जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए लायबल था लेकिन वो रजिस्टर करवाने में अपने आप को फेल हो गया है और प्रॉपर ऑफिसर अपने आप उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहा है उसको रजिस्टर करने की, तो उस टाइम कुछ प्रोविजंस हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट है रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, यानी जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो टेम्परेरी बेसिस पर मिलेगा, परमानेंट नहीं होगा। जब भी प्रॉपर ऑफिसर के पास वैलिड रीज़न होगा ये बिलीव करने के लिए, जब यानी वो कोई सर्वे किया है, उसने कोई इंस्पेक्शन किया है, कोई इंक्वायरी की है, किसी के भी रिजल्ट में उसके पास ये रीज़न है बिलीव करने के लिए कि जो पर्सन है वो गलती से किसी भी वजह से फेल हो गया है जीएसटी में अप्लाई करने के लिए, तो वो जो पर्सन को प्रॉपर ऑफिसर अपनी तरफ से जो रजिस्ट्रेशन है दे सकता है और जो वो ये पर्टिकुलर सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा वो उसे प्रोवाइड करेगा फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 11 में। 11 फॉर्म नंबर में वो उसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे देगा। सेकंड प्रोविज़न है इफ़ेक्टिव डेट कि जो ये रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग जो इफ़ेक्टिव डेट है वो क्या मानी जाएगी, जिस दिन उसे रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा ठीक उसी दिन से मान लिया जाएगा कि वो रजिस्टर हो चुका है। और ऐसा हर पर्सन जिसको क्या किया गया है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन दिया गया है उसको क्या करना पड़ेगा, परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई
करना पड़ेगा। और जो ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई करेगा, इसके लिए टाइम पीरियड होगा। वैसे नॉर्मल केसेस में वो हर पर्सन जिसको टेम्परेरी बेस पर रजिस्ट्रेशन दिया गया है उसे क्या करना पड़ेगा, 90 दिन के अंदर अंदर परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर क्या है, जिसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दिया गया है उसने क्या किया है, इसके रिगार्डिंग अपील फाइल कर दी, यानी उसको लगता है कि वो जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए लायबल नहीं था, उसको सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाना चाहिए था, उस केस में जिस दिन ऑर्डर आएगा, यानी जो उसकी अपील है उसका सॉल्यूशन आएगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी नॉर्मल केसेस में 90 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है, यानी जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ये सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन मिला है ये 90 दिन के लिए ही वैलिड रहेगा। और अगर क्या है, उसने इसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल की थी तो उस केस में उसके पास क्या होगा, जिस दिन ऑर्डर आएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ग्रांटिंग ऑफ UIN यानी यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जीएसटी में, जैसे अगर आपको रिफ़ंड लेना है, आपने कोई जीएसटी पे किया है जिसके रिगार्डिंग आपको रिफ़ंड क्लेम करना है, आपने एक्सेस पे कर दिया है, या जो एक्सपोर्ट पे आपने किसी इनपुट को परचेज करते हुए टैक्स दिया हुआ था, अब क्या है आप उस सामान का यूज़ एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हो तो एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई है, तो जो उसके रिगार्डिंग आपने इनपुट टैक्स दिया था उसका रिफंड आपको मिल जाता है। तो अगर आपको वो रिफंड क्लेम करना है तो जो भी नोटिफाइड सप्लाई है उनके लिए आपको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, जिसको ज़रूरत है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की, वो फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12 में उसके लिए अप्लाई कर सकता है। मेनली जो स्पेशलाइज एजेंसी होंगी यूएनओ की वो क्या करेंगी, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो इसको इशू करेंगी, या फिर कोई भी और पर्सन जिसको कमिश्नर ने नोटिफाई किया हुआ है वो इसको इशू कर सकता है। नेक्स्ट है आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन। डीम्ड रजिस्ट्रेशन आपका स्पेसिफाई है सेक्शन 26 में। ये क्या कहते हैं, फर्स्ट है इसमें डीम्ड रजिस्ट्रेशन में कि अगर क्या है आपको जो है रजिस्ट्रेशन या फिर यूनिक आइडेंटिटी नंबर दे दिया गया है अंडर SGST एक्ट के या फिर UTGST एक्ट के। देखो डिफरेंट एक्ट बने हुए हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर क्या है आपको SGST या UTGST किसी भी एक्ट के अंदर अप्रूवल मिल गई है रजिस्ट्रेशन के लिए या UIN नंबर के लिए, तो मान लिया जाएगा कि आपको CGST एक्ट के अंदर भी वो अप्रूवल मिल गई है। यानी इनमें किसी भी एक एक्ट में मिली हुई अप्रूवल को मान लिया जाएगा, बाकी में भी आपको अप्रूवल मिल गई है, यानी डीम्ड अप्रूवल आपकी मान ली जाएगी। और दूसरा डीम्ड रिजेक्शन, कि अगर क्या है आपको SGST एक्ट में या फिर UTGST एक्ट में किसी में भी रिजेक्शन मिल गई है तो मान लिया जाएगा कि आपको CGST एक्ट में भी रिजेक्शन दे दी गई है। डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, कि अगर किसी एक में अप्रूवल मिल गई है तो मान लिया जाएगा दूसरे में भी अप्रूवल मिल गई है, और एक की रिजेक्शन दूसरे की रिजेक्शन मान ली जाएगी। नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन टू पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और कलेक्ट एट सोर्स। यानी वो पर्सन जिनको TDS काटना होता है या TCS कलेक्ट करना होता है उनके रजिस्ट्रेशन की बात हम कर रहे हैं। तो हर वो ऑफिसर जिसको TDS काटना है या TCS कलेक्ट करना है और वो GST में रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली ड्यूली साइन करके, यानी इलेक्ट्रॉनिक वे में साइन करके एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 07। जैसे ही एप्लीकेशन मिलेगी प्रॉपर ऑफिसर इसकी वेरीफाइफिकेशन करेगा, और वेरिफिकेशन करने के बाद रिसिप्ट के 3 दिन के अंदर अंदर GST रजिस्ट्रेशन 06 फॉर्म में अपनी अप्रूवल को दे देगा।
यानी जैसे नॉर्मल केसेस में था उसी तरीके से यहाँ, लेकिन वहाँ पर जो एप्लीकेशन थी वो 0-1 फॉर्म में दी जा रही थी। TDS और TCS के केस में आप जो एप्लीकेशन दोगे वो 0-7 फॉर्म में दोगे, और जो आपके पास अप्रूवल आएगी वो 0-6 में ही आएगी विदिन 3 डेज। लास्ट प्रोविज़न है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। देखो वैसे तो हमने इसकी पहले भी बात की थी कि अगर एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को GST में अप्लाई करना है तो जिस दिन वो बिज़नेस को कमेंस करने वाला है उससे एटलीस्ट 5 दिन पहले उसे GST रजिस्ट्रेशन 09 में एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी, जो एप्लीकेशन पूरे तरीके से साइन होगी, और साथ में उसे अपना वैलिड पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो उसके रिगार्डिंग बताई गई है। फर्स्ट है वैलिडिटी, कि जो उसे कैजुअल या जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को सर्टिफिकेट मिलेगा वो कितने टाइम तक वैलिड होगा। तो नॉर्मल केस में जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है वो कब तक माना जाएगा, जो टाइम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होगा या फिर 90 डेज, दोनों में से जो भी पहले है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, किस किस में से, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे मेंशन है टाइम, या फिर 90 दिन, दोनों में से जो भी टाइम पहले होगा उतने ही टाइम तक आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। हाउएवर अगर जो है प्रॉपर ऑफिसर है उसको वैलिड रीज़न लगता है, यानी वो चाहे तो उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकता है, बट वो एक्सटेंशन 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी नॉर्मल केसेस में इन दोनों में से अर्लियर जो होगा वहाँ तक वैलिड होगा, और अगर क्या है टैक्सेबल पर्सन डिमांड करता है और प्रॉपर ऑफिसर के पास सफिशिएंट रीज़न है कि हाँ इसका एक्सटेंड करना चाहिए, तो वो फर्दर 90 दिन तक उसको एक्सटेंड कर सकता है। सेकंड है मेकिंग सप्लाई ओनली आफ्टर इशू ऑफ सर्टिफिकेट, यानी एक NRI क्या है, सर्टिफिकेट इशू होने के बाद ही, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, अप्लाई करने के 3 दिन के अंदर मिल जाएगा और 5 दिन पहले कम से कम अप्लाई करना था, तो सप्लाई अगर नहीं मिल पाता है, यानी उसके मान लो डेफिशिएंसी मिल जाती है, तो जब तक उसको सर्टिफिकेट इशू नहीं हो जाता तब तक वो कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता। थर्डली एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। देखो बाहर का पर्सन है, NRI पर्सन है, तो ऐसे ही उसको रजिस्ट्रेशन नहीं दे दिया जाएगा। अगर क्या है NRI, ये आपका सेक्शन 27 में है, ये 27(1) में और ये 27(2) में, कि अगर NRI क्या मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, तो उस केस में जो भी उसकी लायबिलिटी एस्टिमेटेड होगी, यानी जितना टैक्स लग रहा है कि उसका बनेगा, उतने अमाउंट्स को उसको पहले ही डिपार्टमेंट के पास सबमिट करवाने पड़ेंगे, यानी उसे पैसा एडवांस डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जो कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा। जब उसकी लायबिलिटी अराइज होगी तो उसी में से वो पैसा काट लिया जाएगा। सेकंड है, एक चीज़ और यहाँ पर थी कि आप एडवांस डिपॉजिट, वो टैक्स होगा, और अगर क्या है हमने बोला था कि उसकी वैलिडिटी 90 दिन की है मैक्सिमम, तो उतने ही टाइम के लिए वो जमा करवाएगा। अगर वो वैलिडिटी एक्सटेंड होती है तो उस एक्सटेंशन के टाइम भी उसे वो एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करवाना पड़ेगा, एंड जो वो सारा पैसा होगा, चाहे वो एडवांस पहले वाला हो चाहे एक्सटेंशन वाला, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सबमिट हो जाएगा। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सबमिट होगा ये आपका मेंशन है 27 के सबसेक्शन 3 में, एडवांस डिपॉजिट सबसेक्शन 2 में, और ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सबमिट होना सबसेक्शन 3 में। तो ये थे आपके प्रोविजंस रिलेटेड टू GST रजिस्ट्रेशन। पहले हमने बात की टाइम लिमिट की, देन प्लेस की, फिर कितने रजिस्ट्रेशन मिलेंगे, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन पर क्या प्रोविज़न अप्लाई होते हैं, डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है, यानी डिफरेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए जो अप्लाई होते हैं जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा GST रजिस्ट्रेशन है क्या है और कौन कौन से प्रोविज़न उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। स्टिल कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।